शहर की ताज़ा तरीन व खास खबरों के लिए अमरावती मंडल न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार, दैनिक अमरावती मंडल के मंडल न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज की कुछ खास खबरें। विगत कई दिनों से प्याज के भाव वैसे लगातार बढ़ रहे थे और अब हाल फिलहाल हुई बारिश की वजह से प्याज की फसल का नुकसान होने पर प्याज के दामों में मानो आग लग गई है। ऐसे समय इस समय फुटकर होलसेल बाजार में प्याज 100 रुपये प्रति किलो की दर पर जा पहुंचा है, जिसकी वजह से आम गृहिणियों के किचन का बजट गड़बड़ा गया है। लेकिन ठीक इसी समय राज्य की महाविकास आघाड़ी सरकार में राज्य मंत्री रहने वाले बच्चू कडू ने बेहद अजीबोगरीब सलाह देते हुए कहा है कि अगर प्याज के दाम बढ़ गए हैं तो चिल्लाओ मत, बल्कि अगर प्याज नहीं खरीद सकते हो तो लहसुन और मूली खाओ। राज्य मंत्री बच्चू कडू के इस कथन को लेकर लोगों में काफ़ी हैरत दिखी जा रही है। प्याज की कीमतें बढ़ने की वजह बताते हुए राज्य मंत्री बच्चू कडू ने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों की वजह से प्याज के दाम काफ़ी बड़े पैमाने पर बढ़ गए हैं और प्याज के दाम बढ़ने भी चाहिए, क्योंकि 70 वर्षों का अनुशेष बाकी है। ऐसे में प्याज के भाव बढ़ने पर सर्वसामान्य लोगों ने बिल्कुल भी चिल्लाना नहीं चाहिए, बल्कि जो लोग प्याज नहीं खरीद सकते हैं उन्होंने लहसुन और मूली खानी चाहिए। राज्य में कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए सभी स्वायत्त संस्थाओं के चुनाव से संबंधित प्रभाग रचना, मतदाता सूची व प्रत्यक्ष मतदान जैसे कामकाज 17 मार्च को जिस चरण में थे उन्हें उसी चरण में अगला आदेश प्राप्त होने तक स्थगित किया गया था। लेकिन अब लॉकडाउन में शिथिलता लाने के संदर्भ में सरकार की ओर से समय समय पर दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं, जिसे ध्यान में रखते हुए प्रभाग रचना के अंतिम चरण हेतु राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा संशोधित कार्यक्रम घोषित किया गया है। इसके तहत आगामी मंगलवार 27 अक्टूबर को उपविभागीय अधिकारी कार्यालय की ओर से प्राप्त प्रस्तावों की जांच कर जिलाधिकारी द्वारा प्रभाग रचना व आरक्षण को अंतिम मान्यता देते हुए हस्ताक्षर किए जाएंगे और सोमवार 2 नवंबर को जिलाधिकारी द्वारा मान्य की गई अंतिम प्रभाग रचना को नमूना अ में प्रकाशित किया जाएगा। गत रोज संत गाड़गे बाबा अमरावती विद्यापीठ द्वारा ली जाने वाली ऑनलाइन व ऑफलाइन परीक्षा का प्रारंभ हुआ, लेकिन पहले ही दिन ऑनलाइन परीक्षा में कई तरह की तकनीकी दिक्कतें देखी गई और कई परीक्षार्थी यह परीक्षा नहीं दे सके। साथ ही इन तकनीकी दिक्कतों के चलते दूसरे दिन बुधवार 21 अक्टूबर को होने वाली परीक्षा को स्थगित कर दिया गया और 21 अक्टूबर को होने वाली परीक्षा अब 8 नवंबर को पूर्व नियोजित समय पर ही ली जाएगी। वहीं 22 अक्टूबर से होने वाली तमाम परीक्षाएं अपने पूर्व निर्धारित समय पर ही होती रहेंगी। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए विद्यापीठ के परीक्षा व मूल्यांकन मंडल के संचालक डॉक्टर हेमंत देशमुख ने कहा कि गत रोज परीक्षा के पहले दिन जिन परीक्षार्थियों ने ऑनलाइन व ऑफलाइन परीक्षा सफलतापूर्वक दी है उनकी परीक्षा को ग्राह्य माना जाएगा। साथ ही जो परीक्षार्थी इस परीक्षा से वंचित रह गए उनकी परीक्षा जल्द ही ली जाएगी, जिसका टाइम टेबल जल्द ही घोषित किया जाएगा। साथ ही 20 अक्टूबर को सफलतापूर्वक परीक्षा दे चुके विद्यार्थी भी अगर दोबारा परीक्षा देना चाहें तो उन्हें यह परीक्षा देने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा 21 अक्टूबर को ली जाने वाली सभी विषयों की परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। ये परीक्षाएं अब 8 नवंबर को पूर्व नियोजित समय पर ली जाएंगी। वहीं गुरुवार 22 अक्टूबर से पूर्व निर्धारित समय सारणी के अनुसार ही परीक्षाओं का संचालन किया जाएगा। जिले में बुधवार 21 अक्टूबर को कोरोना के 86 नए संक्रमित मरीज पाए गए। इसके साथ ही जिले में कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या 15,685 पर जा पहुंची। बुधवार को RT-PCR टेस्ट में 71 और रैपिड एंटीजन टेस्ट में 15 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जिला शल्य चिकित्सक कार्यालय द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक बुधवार को कोरोना पॉजिटिव पाए गए लोगों में 9 अल्पवयीन बच्चों सहित 42 पुरुषों व 35 महिलाओं का समावेश रहा। इसके अलावा विगत 24 घंटों के दौरान अमरावती जिले में 2 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई। इसके साथ ही अमरावती जिले में अब तक कोरोना संक्रमण की वजह से दम तोड़ने वाले लोगों की संख्या 354 पर जा पहुंची है। साथ ही बीते 24 घंटों के दौरान विभिन्न कोविड अस्पतालों से 73 लोगों को कोविड मुक्त हो जाने के चलते डिस्चार्ज दिया गया। अमरावती में अब तक 14,232 लोग कोविड मुक्त होकर डिस्चार्ज प्राप्त कर चुके हैं। वहीं इस समय कोविड अस्पतालों में कुल 572 लोग एक्टिव पॉजिटिव मरीजों के तौर पर भर्ती हैं। इसके अलावा मनपा क्षेत्र में 226 व ग्रामीण क्षेत्र में 301 असिम्टोमेटिक मरीजों को होम आइसोलेशन के तहत रखा गया है। इस समय जहां एक और कोरोना संक्रमण की वजह से पूरी दुनिया की रफ्तार थम गई है, वहीं जिले के 1,686 गाँवों में से 998 गाँव ने कोरोना की संक्रामक बीमारी को अपने तक पहुँचने नहीं दिया और अन्य स्थानों के अनुकरण से प्रेरणा लेते हुए कोरोना की गाँव के बाहर ही नाकाबंदी कर दी। साथ ही इस समय भले ही समूचे जिले में कोरोना संक्रमण का ग्राफ तेज़ी से नीचे जा रहा है, लेकिन फिर भी इन गांवों में आज भी पहले की तरह सजगता और सतर्कता बरती जा रही है, जिसकी वजह से ये 998 गांव शुरुआती दौर से अब तक कोरोना मुक्त रहने में सफल हुए हैं। विगत अप्रैल माह के दौरान जिले के ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना का पहला संक्रमित मरीज पाया गया था। इस समय किसी ने भी इसे काफ़ी गंभीरता से नहीं लिया था,
लेकिन जैसे ही जून माह के बाद कोरोना संक्रमण ने ग्रामीण क्षेत्रों में पांव पसारने शुरू किए और इस संक्रमण की वजह से एक के बाद एक मौतें होने लगी, तब गांवों में भय का वातावरण व्याप्त हुआ और कई गांवों ने अपने स्तर पर सतर्कता के उपाय करने शुरू किए, जिसकी वजह से आज जिले के 1686 गाँव में से 998 गाँवों ने कोरोना मुक्त रहने में सफलता प्राप्त की है। अमरावती जिले में जब कोरोना संक्रमण बड़ी तेज रफ्तार से फैल रहा था तो हालात को संभालने के साथ ही सरकारी कोविड अस्पताल सहित कोविड हेल्थ केयर सेंटरों में मरीजों की देखभाल व सेवा के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान अंतर्गत जिला एकात्मिक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सोसाइटी द्वारा ठेका पद्धति पर 3-3 माह के लिए कई स्वास्थ्य अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति की गई थी, जिसमें से अब अधिकांश लोगों की करार अवधि खत्म होती आई है। वहीं दूसरी ओर इस समय कोरोना संक्रमण की रफ्तार भी सुस्त हो गई है और कोविड अस्पतालों में भर्ती रहने वाले मरीजों की संख्या भी घट गई है। ऐसे में जिला शल्य चिकित्सक कार्यालय द्वारा ठेका करार की अवधि पूर्ण करने वाले स्वास्थ्य अधिकारियों व कर्मचारियों को तुरंत प्रभाव से कार्यमुक्त करने का आदेश दिया गया है। हालांकि यह आदेश जारी होने की जानकारी मिलते ही सुपर स्पेशलिटी व पीडीएमसी के सरकारी कोविड अस्पतालों व विविध कोविड हेल्थ केयर सेंटरों में काम करने वाले अस्थायी अधिकारियों और कर्मचारियों में कुछ हद तक रोष व संताप की लहर देखी जा रही है। इस संदर्भ में प्रतिक्रिया हेतु संपर्क किए जाने पर जिलाधीश शैलेश नवाल का कहना रहा कि कोरोना काल के दौरान जितने भी लोगों को ठेका पद्धति से सेवा में लिया गया था, उन्हें पहले इस बात से अवगत करा दिया गया था कि करार अवधि खत्म हो जाने के बाद उनकी सेवाएं खुद ही समाप्त हो जाएंगी। इस समय कोरोना संक्रमण की रफ्तार पहले की तुलना में काफ़ी कम हो गई है और कोविड अस्पतालों में मरीजों की संख्या भी घट गई है। ऐसे में बिना वजह भारी भरकम मेडिकल स्टाफ रखने का कोई तुक नहीं है। वहीं दूसरी ओर जिले की सांसद नवनीत राणा का इस मामले में कहना रहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा आगामी नवंबर-दिसंबर माह में कोरोना का संक्रमण बढ़ने और सेकंड वेव आने का अंदेशा जताया गया है, जिसके लिए पहले ही तमाम आवश्यक तैयारियां चुस्त दुरुस्त व मुस्तैद रहनी चाहिए। ऐसे में जिन लोगों के पास कोविड अस्पतालों में काम करने का 7-8 माह का अनुभव है, उन्हें इस समय कार्यमुक्त नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इस बारे में दिसंबर के बाद विचार किया जाना चाहिए। इसके अलावा इस संदर्भ में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए स्थानीय विधायक सुलभा खुड़के ने कहा कि जिस तरह से अल्पकाल के लिए ठेका पद्धति पर नियुक्त स्वास्थ्य कर्मचारियों एवं अधिकारियों ने कोरोना संक्रमित मरीजों की सेवा की और सरकार एवं प्रशासन के साथ सहयोग किया, उसके लिए हम सभी लोग उन सभी कोरोना योद्धाओं के प्रति बेहद आभारी हैं। लेकिन चूंकि ये तमाम नियुक्तियां एक निश्चित समयावधि के लिए की गई थी और जैसे जैसे जिन जिन लोगों की करार अवधि खत्म हो रही है, वैसे वैसे उन लोगों को कार्यमुक्त किया जा रहा है। यदि भविष्य में दोबारा जरूरत पड़ती है तो इन लोगों के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए उन्हें दोबारा सेवा प्रदान करने हेतु बुलाया जाएगा। जिले की सांसद नवनीत राणा तथा बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रवि राणा के नेतृत्व वाले युवा स्वाभिमान पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने बुधवार की दोपहर स्थानीय राजकमल चौक पर राज्य सरकार के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया। साथ ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का छायाचित्र रहने वाले पोस्टर को जला दिया गया। युवा स्वाभिमानियों ने आरोप लगाया कि इस समय समूचे महाराष्ट्र में मानसून की वापसी के दौरान होने वाली बारिश की वजह से हाहाकार मचा हुआ है और खेती किसानी में जमकर नुकसान हुआ है। लेकिन ऐसे समय राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अपने घर में बैठे हैं और प्रत्यक्ष किसानों के खेतों में जाकर उनका हालचाल जानने की बजाय 2 घंटे के लिए दौरा करने का नाटक कर रहे हैं। साथ ही विदर्भ क्षेत्र की ओर भी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का कोई ध्यान नहीं है। इस समय युवा स्वाभिमान पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने कहा कि सीएम उद्धव ठाकरे को विदर्भ के दौरे पर लाकर उन्हें किसानों के खेतों में मुआयना करने हेतु लेकर आने वाले व्यक्ति को युवा स्वाभिमान पार्टी की ओर से 11,000 रुपये का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। साथ ही पार्टी की ओर से मांग की गई कि किसानों को उनके नुकसान की एवज में सीधे 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता मिलनी चाहिए। आज शेतकरी हवालदिल झालेला आहे। कापूस, तूर, मूग, उडीद पूर्ण पाण्यात गेलेला आहे। तुम्हा सर्वांना ह्या गोष्टीची कल्पना आहे आणि लोकशाहीने प्रत्येकाला अधिकार दिलेला आहे आपलं मत मांडण्याचा। जर आपण शेतकऱ्यांच्यासाठी आपण जर प्रशासनासोबत भांडत आहे, आज उद्धव सरकारला आपण विनंती करत आहे, तर हा जर गुन्हा झाला असेल तर त्यांनी स्त्रियांचा हा अनादर करत असाल तर ही अतिशय निंदाजनक बाब आहे। माननीय मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे साहेब अजूनपर्यंत विदर्भाच्या बाबतीत कोणतीही चर्चा केलेली नाही, कोणती कॅबिनेटमध्ये चर्चा केलेली नाही की विदर्भाच्या लोकांना न्याय दिला पाहिजे, त्या कास्तकारांना प्रत्येक हेक्टरी 50,000 रुपये भाव दिला पाहिजे। आता दसरा आला आहे, इथं दिवाळी समोर आहे, दिवाळी आपण अंधारात टाकायची का द्यायची, ही जबाबदारी कोणाची आहे? गतरोज जिले की सांसद नवनीत राणा ने जिले के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में मानसून की वापसी के दौरान हुई जबरदस्त बारिश की वजह से खेती किसानी को हुए नुकसान मुआयना करते हुए आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने मुसीबत में फंसे किसानों को भगवान भरोसे छोड़ दिया है, जबकि सरकार को चाहिए कि किसानों को हुए नुकसान का तत्काल सर्वेक्षण करते हुए प्रभावित किसानों को 50,000 रुपये की मदद दी जाए। उन्होंने विभिन्न गाँवों में प्रत्यक्ष खेतों में जाकर फसलों की क्षति देखने के बाद संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द नुकसान का पंचनामा करने और जिला प्रशासन को वास्तविक रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया। साथ ही जिलाधीश शैलेश नवाल से मोबाइल पर चर्चा भी की।
वहीं दूसरी ओर महाविकास आघाड़ी सरकार में राज्य मंत्री रहने वाले बच्चू कडू ने भी गत रोज नांदगांव खंडेश्वर तहसील के विभिन्न ग्रामीण इलाकों का दौरा करते हुए मानसून की वापसी के दौरान हुई बारिश की वजह से हुए नुकसान का जायजा लिया। इस समय राज्य मंत्री बच्चू कडू ने आश्वासन दिया कि सभी आपदा प्रभावित किसानों को दीपावली से पहले सरकार की ओर से सहायता राशि प्रदान की जाएगी। जिले में जून से अगस्त माह के दौरान अतिवृष्टि एवं बाढ़ की वजह से फसलों एवं फल बागानों को हुए नुकसान का पंचनामा करते हुए नुकसान भरपाई के लिए 214 करोड़ 36,92,250 रुपये के अनुदान की मांग का प्रस्ताव जिला प्रशासन द्वारा राज्य सरकार को भेजा गया है। वहीं दूसरी ओर बीते जून से सितंबर माह के दौरान अतिवृष्टि व बाढ़ की वजह से संभाग के 5 जिलों में 4,75,099.18 हेक्टेयर कृषि क्षेत्र में फसलों और फल बागानों का 33% से अधिक नुकसान हुआ है और 6 लाख से अधिक किसान प्रभावित हुए हैं, जिन्हें सरकारी मुआवजा राशि मिलना जरूरी है। इस संदर्भ में संभागीय राजस्व आयुक्तालय द्वारा राज्य सरकार को भेजी गई सर्वे एवं पंचनामा रिपोर्ट में मुआवजे के तौर पर 340 करोड़ 25,51,000 रुपये के मुआवजा राशि की मांग की गई है, जिसमें सर्वाधिक 230 करोड़ 76,18,000 रुपये की मदद राशि अकेले अमरावती जिले के लिए मांगी गई है। आज पुलिस हुतात्मा दिवस के अवसर पर पुलिस कवायद मैदान में स्थित पुलिस स्मृति स्तंभ के समक्ष अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर पुलिस जवानों को पुलिस महकमे द्वारा आदरांजलि प्रदान की गई। इस दौरान पुलिस प्लाटून की ओर से पुलिस स्मृति स्तंभ के समक्ष 3 राउंड फायर करते हुए सलामी देकर मानवंदना की गई। जिले के चिखलदरा तहसील क्षेत्र में आने वाले अडाव परिसर में सोमवार 19 अक्टूबर को मेलघाट क्राइम सेल और सिपना वन्यजीव विभाग की टीम ने बाघ के नाखून, दांत, गोह का चमड़ा, उदबिलाव का ऊपरी आवरण एवं हिरण के सींग जैसे वन्यजीव अवयवों को जब्त करते हुए 4 लोगों को हिरासत में लिया था। इसी तरह 17 अक्टूबर को मेलघाट व्याघ्र प्रकल्प सिपना वन्यजीव विभाग अंतर्गत सेमाडो वन परिक्षेत्र में 3 आरोपियों के पास से बाघ के नाखून और दांत हस्तगत किए गए थे। इन 7 आरोपियों के खिलाफ वन्यजीव अधिनियम 1972 की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया है। नागपुरी गेट पुलिस थाना क्षेत्र में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं में शामिल 3 कुख्यात चोरों को अपराध शाखा पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। अदालत में पेश करने पर आरोपी अब्दुल इमरान, सोहेल खान व असलम शाह को 25 अक्टूबर तक पुलिस कस्टडी रिमांड में रखने के आदेश दिए गए हैं। तिवसा तहसील के कुरा गांव में एक 15 वर्षीय नाबालिग लड़की पर बलात्कार करने के मामले में दोषी करार दिए गए आरोपी ऋषिकेश ईश्वर नागले को स्थानीय प्रमुख जिला व सत्र न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास, 5,000 रुपये का जुर्माना और जुर्माना न भरने पर 1 वर्ष के अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। फ्रेजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र के चांदू रेलवे रोड पर धर्मालय चिकन सेंटर के पास मोबाइल फोन पर जोर से बात करने के मामूली कारण पर आरोपी ऋषिकेश उर्फ गोंडी उमेश मोडक ने विक्की अंबादास तैडे पर चाकू से सपासप वार कर उसकी हत्या करने का प्रयास किया। पुलिस ने इस मामले में आरोपी ऋषिकेश को गिरफ्तार कर लिया है। अमरावती तहसील कार्यालय के महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज गायब करने के मामले में शामिल कनिष्ठ लिपिक आशीष गवई ने अपना मोबाइल बंद कर दिया है और वो इस समय फरार है। उसकी खोज में सिटी कोतवाली पुलिस की टीम नागपुर स्थित उसके ससुराल में पहुंच गई है, लेकिन वो वहां पर भी नहीं मिला। फिलहाल पुलिस उसे नागपुर में ही अन्य जगहों पर तलाश कर रही है। गाड़गेनगर पुलिस थाना क्षेत्र के विभागीय आयुक्त कार्यालय में विगत दिनों विजय थोरात नामक व्यक्ति ने विभागीय आयुक्त पर फाइल फेंकते हुए उन्हें देख लेने की धमकी दी थी और आयुक्त के अंगरक्षक के साथ धक्का मुक्की भी की थी। इस मामले में लोअर कोर्ट ने आज आरोपी विजय थोरात को जमानत दे दी है। पता चला है कि विजय थोरात बुल्ढाना जिला परिषद के समाज कल्याण विभाग में सहायक ग्रेड 2 की नियुक्ति पाने के लिए विगत 20 वर्षों से चक्कर काट रहा था। सिटी कोतवाली पुलिस थाना क्षेत्र के राजकमल चौक पर शिवसेना के 6 कार्यकर्ताओं ने इकट्ठा होकर बिना अनुमति लिए निषेध आंदोलन करते हुए कोविड-19 को लेकर जारी दिशा निर्देशों के आदेशों की अवहेलना की। इस पर शिवसेना के कार्यकर्ताओं के खिलाफ कोतवाली थाने में अपराध दर्ज किया गया है। अचलपुर में एक 13 वर्षीय नाबालिग बच्ची का अपहरण करते हुए उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया गया। यह घटना 19 अक्टूबर को अपराह्न 4 बजे यहां के गवर्नमेंट हाई स्कूल परिसर में घटित हुई। इस मामले में अचलपुर पुलिस ने सरायपुरा निवासी 28 वर्षीय सतीश सुधाकर लौटे नामक आरोपी के खिलाफ धारा 363, 354 व 354 सहित पॉस्को के तहत मामला दर्ज किया है। पता चला है कि यह बच्ची सोमवार की दोपहर अपने घर के सामने खेल रही थी। कुछ समय बाद उसकी मां घर से बाहर आई और वह जब दिखाई नहीं दी तब उसकी खोजबीन शुरू की गई। खामगांव में महावीर चौक स्थित HDFC बैंक के सामने एक व्यापारी से अज्ञात चोरों ने 25 लाख रुपए की नगद राशि छीन ली। जानकारी के मुताबिक खामगांव में कृषि उद्योग से संबंधित एक व्यापारी ने बुधवार की दोपहर महावीर चौक में HDFC बैंक से 25 लाख रुपए की नगद राशि निकाली और वे कार में सवार होकर अपने घर जाने निकले। इससे पहले से उनका पीछा कर रहे अज्ञात चोरों में से किसी एक ने उनके पास आकर कहा कि तुम्हारी गाड़ी से ऑयल बह रहा है। इस समय जब इसे देखने हेतु वह व्यापारी अपनी गाड़ी से बाहर आया तो अज्ञात चोरों ने उनकी गाड़ी में रखी नगद राशि से भरी बैग को गायब कर दिया।
अपनी नगद राशि चोरी जाने की बात ध्यान में आते ही इस व्यापारी ने शहर पुलिस थाने में इसकी शिकायत दी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने घटनास्थल पर जाकर मामले की जांच शुरू की है। बुल्डाना जिले के सैलानी में आवारा कुत्तों द्वारा हमला किए जाने की वजह से एक 12 वर्षीय बच्चे की मौत हो जाने का मामला सामने आया है। फिलहाल तक इस बच्चे की पहचान उजागर नहीं हो पाई है, लेकिन इस घटना के चलते सैलानी परिसर में जबरदस्त हड़कंप व खलबली व्याप्त है। इसी के साथ आज का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। कल दोबारा आप सभी से मुलाकात होगी ऐसे ही कुछ खास खबरों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।